हेलो एवरीवन। पीएसओपी एमसीक्यू पार्ट 1 और पार्ट 2 के फिनिश करने के बाद अभी हम पीएसओपी पार्ट 3 का वीडियो देखते हैं। ओके, आई होप आपने पीएसओपी पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छा से देखा होगा। जो पीएसओपी पार्ट 3 है, पीएसओपी एमसीक्यू पार्ट 3 है, उसमें एक्चुअली हमने एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है ना, जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, ईएचवी ट्रांसमिशन लाइन, उसको या फिर जो कोरोना लॉसेस होते हैं, रेडियो इंटरफेरेंस होते हैं, आरआई, या फिर बंडलिंग ऑफ कंडक्टर्स, इन सब के बारे में हमने देखा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बेटा। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन मींस, हम ईएचवी किसको कहते हैं? तो देखिए ईएचवी किसको कहते हैं? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। अब देखिए हाई वोल्टेज तो हम क्या है कि भाई हाई वोल्टेज हम 132 किलो वोल्ट है ना बेटा, इसको भी हम हाई वोल्टेज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की बात हो रही है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये ऑप्शन आपको याद रखना है। 400 किलो वोल्ट से लेकर के 750 किलो वोल्ट की अगर ट्रांसमिशन हो रही हो तो उस ट्रांसमिशन लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका क्या है? यूज ऑफ बंडल्ड कंडक्टर्स रिड्यूसेस, इसका हिंदी ये है कि कंडक्टर की बंडलिंग अगर हम करें तो उससे क्या कम होता है। ठीक है ना, बंडल कंडक्टर के यूज से, उपयोग से क्या कम होता है? कौन कौन से कम होते हैं? ऑप्शन हमारे पास क्या है? पावर लॉस ड्यू टू कोरोना, कोरोना लॉस कम हो जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? सर्ज इंपीडेंस, सर्ज इंपीडेंस कम हो जाता है। तीसरा क्या है? रेडियो इंटरफेरेंस, ये कम हो जाता है। चौथा क्या आपका? लाइन इंडक्टेंस, ये कम हो जाता है। और पांचवा ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दीज, है ना, ये सभी के सभी सही। तो नॉर्मली जब क्वेश्चन में अगर ऐसा कभी आया आपके, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन के लिए जहां पर ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू या फिर ऑल ऑफ दीज ऐसा आए, तो वैसे में मोस्टली केसेस में जो ये आपका ऑप्शन होता है ना, जिसमें लिखा गया रहता है ऑल ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ दीज, वही सही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी देखा जाए तो आप थोड़ी सी लर्न करिए। यहाँ पर लर्न ये है कि अगर हम क्या है कि कंडक्टर की बंडलिंग कर रहे हैं, बंडलिंग मींस क्या है कि कंडक्टर को हम ऐसा अरेंज कर रहे हैं अगर हम, ठीक है बेटा, ऐसे बंडलिंग अगर हम कर रहे हैं कंडक्टर की, ठीक है, तो बंडलिंग करने समय क्या मिलता है? तो देखिए बंडलिंग करने समय क्या कम होता है? तो बंडलिंग करने से हमारा पावर लॉस, कोरोना के चलते जो पावर लॉस है वो भी कम होता है। ठीक है, सर्ज इंपीडेंस भी कम होता है, रेडियो इंटरफेरेंस भी कम होता है, लाइन इंडक्टेंस भी कम होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन जो ई है ना वो ट्रू है हमारा, कि सभी के सभी यहाँ पर कम होते हैं। ठीक है ना, ये सब आप होते क्या है ना, ये थोड़ी डिटेल बात हो गई। ठीक है, तभी तो इस एग्जाम के लिए फिलहाल आपको इसको याद ही कर लेना चाहिए। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट हमारा स्लाइड है जिसमें हम क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द कंडक्टर ऑफ एन ईएचवी लाइन इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। इसका मतलब यह है कि ईएचवी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन का जो कंडक्टर है उसके किस आधार पर हम क्या करते हैं? चुनते हैं, सिलेक्शन करते हैं उसका। तो देखिए यहाँ पर करंट कैरिंग कैपेसिटी या फिर कोरोना एंड आरआई इंटरफेरेंस, जो आपका सेकंड ऑप्शन क्या है? कोरोना एंड आरआई इंटरफेरेंस। आरआई क्या होता है आपका? रेडियो इंटरफेरेंस, रेडियो इंटरफेरेंस। ठीक है बेटा, तो देखिए हम जो कोरोना ईएचवी लाइन के जो कंडक्टर जो है ना, उसका हम सिलेक्शन जो है ना कोरोना को ध्यान में रख करके, और जो रेडियो इंटरफेरेंस है ना उसको ध्यान में रख करके हम करते हैं। सॉरी, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है बेटा, यहाँ पर करंट कैरिंग कैपेसिटी दिया गया है, लाइन वोल्टेज दिया गया है, नॉन ऑफ दीज दिया गया है। ठीक है ना, एक आपको ऑप्शन बी सिलेक्ट करना है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या? ऑन व्हाट बेसिस is the insulation level of a 400 kilovolt EHV over a transmission line is decided। तो पहला अभी थर्ड वाला क्वेश्चन क्या था कि हम कंडक्टर जो है ना किस आधार पर चुनते हैं, यहाँ पर क्या है कि हम इंसुलेशन लेवल जो है ना किस आधार पर निर्धारित करते हैं। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आप समझ लीजिए, इससे थोड़ा आपको याद करने में आसानी होगी। तो जो थर्ड क्वेश्चन क्या था कि कंडक्टर किस आधार पर हम सिलेक्ट करते हैं, तो हमने क्या सिलेक्ट किया था यहाँ पर? कोरोना एंड रेडियो इंटरफेरेंस के आधार पर हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या है कि जो इंसुलेशन लेवल है, ये इंसुलेशन लेवल है ना आपका, है ना, जो कुचालकता का जो स्तर है, ठीक है ना, वो किसका? जो 400 किलो वोल्ट का जो ईएचवी ट्रांसमिशन लाइन है उसके कुचालक का जो स्तर है, जो इंसुलेटर लगाते हैं उसका उसका लेवल क्या होना चाहिए। ठीक है ना, वो किस पे डिपेंड करता है बेटा आपका? तो यहाँ पर देखिए स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। स्विचिंग ओवर वोल्टेज का मतलब क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, किसी सिस्टम में लोड को एकाएक जोड़ते हैं या फिर लोड वहां से हटाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्विचिंग। और इस प्रक्रिया में क्या होती है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन आता है, और ये फ्लक्चुएशन क्या हो सकता है उसको ध्यान में रख करके हम इंसुलेटर यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। इस बात को आपको याद रखना है।
जो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पांचवा क्वेश्चन ये है कि सीरीज कैपेसिटर का मतलब क्या, हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है फॉर एग्जांपल ऐसा, इसके बीच में हमने क्या लगा दिया, सीरीज कैपेसिटर लगा दिया। ओके बेटा, ये सीरीज कैपेसिटर लगा दिया। तो देखिए सीरीज कैपेसिटर इज यूज्ड इन अ ट्रांसमिशन लाइन। जो सीरीज कैपेसिटर होता है ना, उसका ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग होता है। क्यों? कंपनसेट द वोल्टेज ड्रॉप, रिड्यूस द लाइन लॉस, लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट और इंप्रूव लोड पावर फैक्टर। तो देखिए यहाँ पर ये जो लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट के लिए हमने, अगर आपको याद हो, ठीक है, तो हमने इसको देखा था, जो शॉर्ट सर्किट करंट है ना, इसको लिमिट कैसे करते हैं बेटा, हम इसको हम करते हैं बेटा आपका लिमिटिंग रिएक्टर से। आपको पार्ट 2 में अगर याद हो तो लिमिटिंग रिएक्टर से हम करते हैं, उसको लिमिटिंग रिएक्टर से करते हैं, न कि आपका कैपेसिटर से करते हैं। तो ये तो ऑप्शन ऐसे खत्म हो गया, है ना। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में इसका अलग ढंग से इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है आपका, कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, वोल्टेज ड्रॉप, है ना, आपका ट्रांसमिशन लाइन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, यहाँ पता चला 230 वोल्ट है, यहाँ पर 210 वोल्ट है। तो जो ये 20 वोल्ट का ड्रॉप है, इस ड्रॉप को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका कैपेसिटर को इंसर्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या आपका ट्रू है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। सीरीज कैपेसिटर्स, ठीक है, सीरीज कैपेसिटर का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, उपयोग किया जाता है, इसका हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, आगे और देखिए यहाँ पर, जो सीरीज कैपेसिटर क्या करता है और क्या करता है, इंक्रीजेस सीरीज कैपेसिटर्स इंक्रीज द पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी ऑफ एन ईएचपी लॉन्ग लाइन। जो एक्स्ट्रा वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है, उसके पावर ट्रांसमिशन का की जो कैपेबिलिटी है, जो उसका क्षमता है, उसको बढ़ा देता है। इंप्रूव प्रोवाइड वोल्टेज कंट्रोल, इंक्रीज द शंट एडमिटेंस ऑफ द लाइन, या फिर इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन ट्रू है, इंक्रीज द पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी ऑफ एन ईएचपी लाइन, ठीक है ना। तो दो चीज आपको याद रखना है, उसका इस्तेमाल करते हैं क्यों भाई, वोल्टेज ड्रॉप को कम कर दे, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको क्या कर दे, कम कर दे, और पावर ट्रांसमिशन की जो कैपेबिलिटी है उसको क्या करे, बढ़ा दे। ये आपका क्या है, ऑप्शन ये वाला है। और ये कहाँ है आपका, ऑप्शन ये वाला, ठीक है ना। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से थोड़ा रिलेटेड है, इन दोनों को आप साथ साथ समझ करके याद कर लीजिए कि जो सीरीज कैपेसिटर है उसका इस्तेमाल वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, और जो ट्रांसमिशन लाइन है ना, उसकी पावर ट्रांसमिशन की जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है ना, उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा स्लाइड है बेटा, अब देखिए हम पहले सीरीज कैपेसिटर की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम शंट की बात कर रहे हैं। शंट का मतलब क्या होता है कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन है ना, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, और इसके यहाँ पर शंटिंग कर दे, इधर कहीं कैपेसिटर लगा दें, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, इधर हमने कैपेसिटर, ये हमारा क्या होगा, शंट कैपेसिटर होगा। सीरीज कैसा हो रहा था, सीरीज ये हो रहा था कि ट्रांसमिशन लाइन इधर थी, हमने सीरीज में लगा दिया था कैपेसिटर, जो कि हमने पहले मैंने पांचवा और छठे क्वेश्चन में देखा था। पांचवा और छठा हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, एमसीक्यू क्वेश्चन था, उसमें हमने देखा था कि सीरीज कैपेसिटर हम कैसे लगाते हैं और उसके क्या फायदे हमारे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए शंट कंपनसेशन की बात हो रही है। कंपनसेशन मींस आपका शंट में कैपेसिटर लगाएं, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर क्या है कि शंट कंपनसेशन इज इन एन ईएचवी लाइन इज यूज्ड टू इंप्रूव, क्या इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं, तो देखिए वोल्टेज प्रोफाइल और स्टेबिलिटी। आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना, इतने शॉर्ट टाइम में। आप इसको बहुत ज्यादा समझने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, जो इस एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। इससे लर्निंग तो क्या है कि लॉन्ग लाइफ बेनिफिशियल होता है, ठीक है, लेकिन एग्जाम के बिल्कुल एकाएक पहले आप बहुत लंबी पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, तो थोड़ा एग्जाम को ध्यान में रख करके पढ़ाई करना होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको याद रखना है कि स्टेबिलिटी और फॉल्ट लेवल, नहीं ये आपका सही नहीं है। फॉल्ट लेवल, वोल्टेज प्रोफाइल, ये भी सही नहीं है। क्या आपका सही है, वोल्टेज प्रोफाइल और स्टेबिलिटी, है ना। तीनों के तीनों भी यहाँ पर लिखे गए हैं, स्टेबिलिटी, वोल्टेज प्रोफाइल, फॉल्ट लेवल नहीं, फॉल्ट लेवल आपको इंक्लूड नहीं करना है। क्या, स्टेबिलिटी और वोल्टेज प्रोफाइल, स्टेबिलिटी और वोल्टेज, देखिए यहाँ पर भी फॉल्ट लेवल है, यहाँ पर भी फॉल्ट लेवल है, यहाँ पर भी फॉल्ट लेवल, ये आपको इंक्लूड नहीं करना है। जो हम शंट कंपनसेशन करते हैं उसका जो महत्वपूर्ण, जो मुख्य आपका क्या होता है, जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य ये होता है कि वोल्टेज प्रोफाइल और स्टेबिलिटी को हम क्या करें, इंप्रूव करें। आप इस शब्द को याद करिए, वोल्टेज प्रोफाइल ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो आपके जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही रहेंगे। तो आपको अगर हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में देख लेना, वोल्टेज प्रोफाइल लिखा गया होगा। जहां तक मुझे पता है कि मुझे तो पता नहीं है वोल्टेज प्रोफाइल का एग्जैक्ट हिंदी क्या होता है। कई बार क्या होता है कि बेटा आपसे बता दूं कि जब किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का या किसी क्वेश्चन का हिंदी जब बनाया जाता है और किसी खास शब्द का अगर आपको हिंदी जो क्वेश्चन सेटर है, पेपर सेट जो कर रहे हैं सज्जन, है ना, उनको इसकी हिंदी पता नहीं है, तो उस एग्जैक्टली उसी शब्द को वो क्या करते हैं, हिंदी में लिख देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हो सकता है कि ऐसा भी लिखा आपको मिल जाए, वोल्टेज
प्रोफाइल। और ऐसा अगर नहीं मिल रहा है, अगर इसका कुछ हिंदी आपको मिल जा रहा है, ठीक है ना, हिंदी शब्द, तो फिर क्या है कि आप एक बार इंग्लिश में जो आपका ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया है ना, जो इसी क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है जो उसी के ऊपर रहेगा, उसको आप पढ़ लीजिए। क्या है कि पहले आपका क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, उसके बाद से उसका हिंदी भी रहेगा, है ना। तो आपको क्या है कि कभी हिंदी कभी इंग्लिश, जिसमें आपको सुविधा लगे उसको पढ़ करके काम अपना करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या हमारा, एज कंपेयर टू एसी ट्रांसमिशन डीसी ट्रांसमिशन इज फ्री फ्रॉम। देखिए एसी ट्रांसमिशन और डीसी ट्रांसमिशन की बात हो रही है, तो देखिए आपको यहां पर ऑप्शन, इंडक्टेंस आपका डीसी में होता ही नहीं है, ठीक है ना, कैपेसिटेंस नहीं होता है, फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। इसका मतलब क्या, डीसी ट्रांसमिशन है सबसे फ्री होता है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और फेज डिस्प्लेसमेंट सबसे फ्री होता है। तो ऑप्शन क्या आपका बी यहां पर सही है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर बल्क पावर ट्रांसमिशन। बल्क मींस क्या होता है, अधिक मात्रा में। अधिक मात्रा में अगर हमें पावर ट्रांसमिशन करना है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी के लिए, तो एचवीडीसी ट्रांसमिशन क्या होता है उस केस में, उसके क्या फायदे हैं। इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली सुपीरियर टू एसी ट्रांसमिशन, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, नॉट गुड अल्टरनेटिव टू एसी ट्रांसमिशन। तीसरा क्या है, नॉट इकोनॉमिकली वायबल। और चौथा क्या है, नन ऑफ दीज। पहला ऑप्शन है उसका हिंदी ये है, पहले तो क्वेश्चन का एक बार हिंदी पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा गया, फॉर बल्क पावर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एचवीडीसी ट्रांसमिशन इज, इसका हिंदी ये हुआ है कि लंबे दूरी पर अधिक मात्रा में पावर ट्रांसमिशन के लिए एचवीडीसी होता है। क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है आपका इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली सुपीरियर टू एसी ट्रांसमिशन। जो एसी ट्रांसमिशन होता है ना, उसके अपेक्षा, उसके सापेक्ष इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से और टेक्निकली तकनीकी रूप से सुपीरियर होता है, ज्यादा अच्छा होता है। क्या ये ऑप्शन सही है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, नॉट गुड अल्टरनेटिव टू एसी ट्रांसमिशन। ये ऑप्शन का हिंदी ये हुआ है कि एसी ट्रांसमिशन का ये अच्छा विकल्प नहीं है, नॉट गुड अल्टरनेटिव मींस अच्छा विकल्प नहीं है। क्या ये सही है, या फिर नॉट इकोनॉमिकली वायबल, इकोनॉमिकली बहुत फायदे की बात नहीं है एचवीडीसी ट्रांसमिशन, क्या ये सही है कि इसमें से कोई सही नहीं है। तो देखिए हमारा ये जो हमारे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है ना, ये गलत है। क्योंकि क्या होता है कि ये लंबे दूरी में अगर अधिक मात्रा में पावर ट्रांसमिशन करना है, तो एचवीडीसी जो है ना आपका एसी से ज्यादा अच्छा होता है ना। तो अच्छी, उसको ज्यादा अच्छा हम अल्टरनेटिव बोलेंगे ना कि नॉट गुड अल्टरनेटिव बोलेंगे। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। वो नॉट गुड नहीं बोलेंगे, गुड अल्टरनेटिव, है ना, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। इकोनॉमिकली वायबल नहीं, ऐसा नहीं है, वो इकोनॉमिकली वायबल भी होता है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन ए जो है ना आपका सही है, आपको याद रखना है। इकोनॉमिकली और टेक्निकली क्या होता है, सुपीरियर होता है किससे, एसी ट्रांसमिशन से, एचवीडीसी ट्रांसमिशन। अगर आपका ट्रांसमिशन कैसा हो, लंबे दूरी की, कैसा हो ट्रांसमिशन, लंबे दूरी की, लंबा दूरी यहाँ पर बहुत मैटर करता है एचवीडीसी ट्रांसमिशन में, आपको ध्यान में रखना है। लंबे दूरी और अधिक मात्रा में ट्रांसमिशन करना है तभी एचवीडीसी अच्छा होगा। अगर कम दूरी और कम मात्रा का पावर ट्रांसमिशन करना है तो एचवीडीसी यूज नहीं अच्छा, आपका बहुत फायदेमंद नहीं होगा। क्या होगा, एसी ट्रांसमिशन ही फायदेमंद होगा। एक और बात आपको, एचवीडीसी जो आपका एचवीडीसी है ना, इसका फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट होता है। एचवीडी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, है ना। एचवीडीसी ट्रांसमिशन मींस हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन, है ना बेटा। तो डीसी की बात हो रही है यहाँ पर, तो डीसी में तो आपको पता है डीसी तभी फायदा होगा जब क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस और बल्क पावर, मींस लंबी दूरी और अधिक मात्रा में ट्रांसमिशन करना हो तो डीसी सही होता है, अदरवाइज एसी सही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। 10वां क्वेश्चन, कोरोना लॉस इन अ डीसी लाइन इज। अब देखिए कोरोना लॉस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। कोरोना लॉस मालूम है क्या बेटा, F+25 के समानुपाती होता है। कोरोना लॉस में अगर बोलूं पीसी, ये प्रोपोर्शनल होता है F+25। कहने का मतलब यहां पर F क्या आपका फ्रीक्वेंसी है, F क्या फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं बोलूं कि एसी के केस में, तो एसी के केस में आपका, एसी के केस में जो कोरोना लॉस है ना बेटा, एसी केस में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। तो 50 + 25 कितना, 50, 75 के समानुपाती हो जाता है। किसके, 75 के समानुपाती में। और डीसी केस में क्या हो जाएगा भाई, ये जो कोरोना लॉस होता है ना, ये समानुपाती होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी कितना होता है डीसी में, 0। तो 0 + 25 मींस 25 के समानुपाती होता है। तो आपका जो एसी है, एसी में 75 के समानुपाती होता है और डीसी में 25 के समानुपाती होता है। इसका मतलब एसी में वो ज्यादा होता है कोरोना लॉस। इसके बारे में देखते हैं क्वेश्चन, खैर क्या है क्वेश्चन, थोड़ा देखते हैं। कोरोना लॉस इन डीसी लाइन इज
लेस देन दैट इन एसी लाइन, यस ये सही है। मोर देन ये गलत है, कि देखना आपको नहीं कि भाई एसी केस में 75 के समानुपाती है और डीसी केस में 25 के ही समानुपाती है, भाई 25 कम है ना। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन ए आपके यहाँ पर क्या है, सही है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है, इन केस ऑफ एन एचवीडीसी सिस्टम, अगर एचवीडीसी सिस्टम है तो एचवीडीसी सिस्टम का देखिए, एचवीडीसी का मतलब क्या हुआ, डीसी। डीसी का मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 0 हर्ट्ज। एसी में फ्रीक्वेंसी कितना होता है भाई, 50 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी जो है ना, इसके क्या है कि आपको पता है, इससे कुछ लॉस वगैरह बढ़ जाते हैं और कुछ कुछ इफेक्ट पड़ जाते हैं, जैसे स्किन इफेक्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है ना कि ना इधर चार्जिंग करंट नॉर स्किन इफेक्ट, कुछ नहीं होता आपका, क्योंकि चार्जिंग करंट जो है ना आपका बेटा, चार्जिंग करंट क्या होता है, चार्जिंग करंट का अगर इक्वेशन में लिखूं आपसे तो इक्वेशन होता है ओमेगा वी, ओमेगा सी इंटू वी। चार्जिंग करंट का इक्वेशन होता है ओमेगा सी इंटू वी, या फिर 2 पाई एफ सी इंटू वी। तो क्या है आपका, ये चार्जिंग करंट भी जो है ना फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा तो चार्जिंग करंट 0 हो जाएगा। डीसी केस में फ्रीक्वेंसी 0 होता है तो चार्जिंग करंट क्या होता है, 0 होता है। एसी केस में फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होता है, चार्जिंग करंट 0 नहीं होता है। तो चार्जिंग करंट कहाँ, एसी केस में होता है, डीसी केस में नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं स्किन इफेक्ट की बात करूं, स्किन इफेक्ट की बात करूं तो आपको याद रखिए, यहाँ पर स्किन इफेक्ट भी क्या आपका एसी केस में होता है, डीसी केस में नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए डीसी केस में ये सब क्या है कि एचवीडीसी के फायदे हैं, एचवीडीसी ट्रांसमिशन के क्या फायदे हैं, क्यों फायदेमंद हो जाता है, पावर लॉस कम हो जाएगा, कोरोना लॉस कम हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद से क्या है उसमें आपका जो यहाँ बोला जा रहा है कि चार्जिंग करंट नहीं होगा, कोई लीकेज करंट नहीं होगा, है ना। उसके बाद से क्या है कि स्किन इफेक्ट उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है डीसी में ये होता ही नहीं है, चूंकि एचवीडीसी में डीसी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये दोनों नाइदर चार्जिंग करंट नॉर स्किन इफेक्ट, दोनों में से कोई यहाँ पर नहीं होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बैक टू बैक एचवीडीसी इज यूज्ड। बैक मींस क्या है कि हमारे पास दो एचवीडीसी होते हैं और दोनों एक दूसरे से क्या है कि आपका कनेक्टेड होते हैं, और क्या होता है कि इन केस ऑफ फेलियर एक दूसरे को पावर सप्लाई कर सकते हैं। अभी इन शॉर्ट आप इतना समझ लीजिए बैक टू बैक का मतलब क्या होता है। तो देखिए बैक टू बैक एचवीडीसी इज यूज्ड टू इंक्रीज द ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी, क्या ये ऑप्शन सही है, डिक्रीज लाइन लॉसेस, प्रोवाइड स्टेबल कनेक्शन, यस स्टेबिलिटी इससे बढ़ जाता है बैक टू बैक कनेक्शन से, है ना। ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी बैक टू बैक कनेक्शन से क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। स्टेबिलिटी के मतलब क्या कर सकता है कि इनकेस अगर आपका क्या है कि एक जगह से अगर क्या है कि प्रॉब्लम आ भी रही है एक स्टेशन से, दूसरा स्टेशन है, वहां से हम क्या कर सकते हैं कि पावर की सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका वोल्टेज ड्रॉप, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी जो है ना आप, ये सही है, आप इसको याद कर लीजिए। चलिए आ जाइए अब अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या है, एचवीडीसी ट्रांसमिशन नीड्स। तो देखिए ट्रांसमिशन में क्या लगता है बेटा, जैसे यहाँ से अगर पावर को हमें ट्रांसमिट करना है तो पहले क्या लगता है आपका, पावर किस में होता है, एसी में। एसी पावर को हम क्या करते हैं, डीसी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें ट्रांसमिशन किस में करना है, डीसी में करना है, तो डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लगता है बेटा आपको, मुझे बताइए, यहाँ पर लगता है रेक्टिफायर। क्या लगता है, रेक्टिफायर। और फिर ट्रांसमिट करने के बाद यहाँ हम आते हैं तो डीसी में मिलता है, तो डीसी को हमें एसी में बदलना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जितनी इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि नहीं। तो ट्रांसफार्मर का जो इस्तेमाल करना पड़ता है, ये तो काम डीसी पे एसी पे ही करता है ना, तो भाई डीसी को तो एसी में बदलना पड़ेगा। और दूसरी बात कि हमारे घर में अगर बिजली सप्लाई लेनी है, किसी को घर में बिजली सप्लाई लेनी है, तो सब भाई मोस्टली तो हमारे जो अप्लायंसेस हैं, जो उपकरण है, वो तो एसी पे काम करते हैं, तो एसी में तो बिजली उपलब्ध होनी ही चाहिए। तो ये डीसी जो है ना, डीसी सिर्फ ट्रांसमिशन के लिए हम बीच में कन्वर्ट करते हैं। बिजली बनती भी है यहाँ पर, जनरेशन भी जो है ना एसी में ही होता है, जनरेट होने के बाद हम उसको डीसी में कन्वर्ट करके, और पता चला 700-800 किलोमीटर तक हम क्या करते हैं, बिजली को ट्रांसमिट कर लेते हैं। 700-800 किलोमीटर तक बिजली को ट्रांसमिट कर लेते हैं। ट्रांसमिट करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, आपका एक इन्वर्टर स्टेशन होता है जो डीसी को एसी में बदलता है। यहाँ पर कन्वर्टर या रेक्टिफायर स्टेशन होता है जो एसी को डीसी में बदलता है ना। और फिर यहाँ पर जब डीसी को एसी में बदलता है ये इन्वर्टर स्टेशन, तो उसके बाद से फिर क्या है कि हम अब छोटे छोटे ट्रांसमिशन लाइन, सब ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर के द्वारा उसको स्टेप डाउन कर करके और फिर हम ये यूज करने का स्तर तक उसको हम लेकर के आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एचवीसी ट्रांसमिशन है उसमें इसकी आवश्यकता क्या क्या है, तो पल्स कन्वर्टर्स है ना। देखिए कन्वर्टर्स यहाँ दिख रहा है कि नहीं आपको, इसकी आवश्यकता है। डीसी जनरेटर नहीं, हम वो बिजली डीसी में थोड़ी जनरेट करते हैं, जनरेट एसी में ही करते हैं। ट्रांसमिशन के लिए सिर्फ क्या करते हैं, रेक्टिफायर से क्या करते हैं, उसको डीसी में बदल लेते हैं, कोई डीसी जनरेटर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, एसी फिल्टर्स, डीसी फिल्टर देखिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना, चूंकि ऑल ऑफ दीज ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का भी यहाँ पर कोई खास रोल नहीं है। ठीक है, कौन सा सही आपका, कन्वर्टर्स का इस्तेमाल होता है मेनली, जो बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली होता है।
इसलिए तो बोला जाता है कि कम दूरी की अगर ट्रांसमिशन करनी है या कम मात्रा में ट्रांसमिशन करनी है तो डीसी सही नहीं है, क्योंकि इतना खर्चा हो जाएगा फिर क्या कहा जाए। हाँ, अगर लंबे दूरी की ट्रांसमिशन करनी है, ज्यादा मात्रा में ट्रांसमिशन करना है, तो फिर क्या होता है आपका डीसी फायदेमंद हो जाता है। लेकिन डीसी के फायदे आप देख लीजिए, डीसी के फायदे क्या, कोई चार्जिंग करंट नहीं, कोई स्किन इफेक्ट नहीं, कोई आपका ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, आपसे बता रहा हूँ। इसके अलावा आप देख लीजिए उसमें कोई कोरोना लॉस कम है, मैं तो नहीं बोलूंगा कोरोना लॉस है ही नहीं। जहां एसी में कोरोना लॉस 75 के समानुपाती था, वहां डीसी में 25 के ही समानुपाती है, तो भाई कम है कि नहीं, कम है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे वहां पर हो जाते हैं। उसके अलावा क्या, ट्रांसमिशन जो है ना आपका, चूंकि चार्जिंग करंट नहीं है तो जो टावर लगते हैं ना उतने ऊंचे लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर नीचे लगा आपका एसी केस में टावर जो है ना बहुत ऊंचे लगाने पड़ते हैं। जब टावर ऊंचे लगाने पड़ते हैं तो फिर क्या आपके कॉस्ट जो है ना आपका इंस्टॉलेशन जो ट्रांसमिशन लाइन का है वो बढ़ जाता है। पावर बड़े बड़े मजबूत बड़े कॉस्टली टावर लगाने पड़ते हैं। और डीसी केस में चूंकि कोई चार्जिंग करंट नहीं है, चार्जिंग करंट का मतलब क्या होता है, जो लाइन और ग्राउंड के बीच में एक लीकेज करंट फ्लो होता है ना, उसको हम बोलते हैं चार्जिंग करंट। डीसी में होता ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि वो नजदीक भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। नजदीक का मतलब ये नहीं 2-4 मीटर ही दूर रहता है भाई, इस बात को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना भाई, ऊंची कोई चीज है उससे कोलाइड ना कर जाए, बस ट्रक वगैरह जो है कोलाइड ना कर जाए, तो ऊंची तो थोड़ा रखना ही पड़ेगा डीसी केस में भी। लेकिन एसी केस में और ज्यादा ऊंचा रखना पड़ता है, तो आपका जो ट्रांसमिशन टावर है ना उसके खर्च बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल क्या है, लंबे दूरी के और अधिक मात्रा के ट्रांसमिशन के लिए क्या होता है हमारा डीसी ज्यादा अच्छा होता है। एसी क्या होता है कि अगर कम दूरी, ठीक है, और क्या है कि भाई कम मात्रा में करना है तो एसी है। और आपसे बताऊं कि वास्तविकता तो ऐसी है कि डीसी बोला जा रहा है फायदेमंद है, लेकिन क्या है कि कई बार तो ऐसा होता है लंबे दूरी की जो ट्रांसमिशन है वो भी हम एसी द्वारा ही कर देते हैं, क्योंकि अब डीसी इंस्टॉल करना ये अच्छी कॉन्सेप्ट है। और हमारे इंडिया में क्या है बहुत सारी जगह डीसी ट्रांसमिशन है भी, लेकिन बहुत सारे डीसी ट्रांसमिशन के फायदा होने के बावजूद, है ना, चूंकि वो इंस्टॉल्ड नहीं है, वैसे उतने सारे हमारे यहाँ डीसी क्या है कि उतने ट्रांसमिशन नेटवर्क डेवलप नहीं है, तो लंबे दूरी की और अधिक मात्रा में जो ट्रांस पावर है ना उसका ट्रांसमिशन भी हमारे यहाँ भारत में एसी से ही हो जाता है, ठीक है ना, तो उससे लॉस ही होगा ना। तो हमारे यहाँ लॉस को लेकर के कोई ज्यादा चिंतित नहीं है, कोई सरकार वगैरह में क्या है ना, लोग हैं तो सही, लेकिन अब उतना कौन उस बात का ध्यान रख रहा है, लॉस हो रहा है तो हो रहा है। ये क्या है, विदेशों में क्या इस बात को ध्यान रखा जाता है कि नहीं लॉस नहीं होना चाहिए, भले एक बार ज्यादा खर्चा लग जाए, तो वहां पर जरूर लोग डीसी को प्रीफर करते हैं। तो हम बुक में जो है ना भाई कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं, रियलिटी जो है ना आपका उसकी बातें करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम इस बात को देख रहे हैं कि फायदे किसमें है, ठीक है ना, अगर लंबे दूरी पे और अधिक मात्रा में ट्रांसमिशन करना है तो फायदा तो जरूर एचवीडीसी में है। भले हम उसको इस्तेमाल कर रहे हो नहीं कर रहे हो अलग की बात है ना। हमारा क्वेश्चन इस पे नहीं आ रहा है कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं आ रहा है, हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन इस पे आ रहा है कि फायदा होता है कि नहीं। यस होता है, अगर लंबे दूरी पर अधिक मात्रा में पावर का ट्रांसमिशन करना है तो एचवीडीसी फायदेमंद है। अदरवाइज एसी ही ज्यादा अच्छा है। अगर लंबे दूरी का ट्रांसमिशन नहीं है, ज्यादा मात्रा में ट्रांसमिशन नहीं है, तो एसी ही अच्छा है, ठीक है बेटा। तो चलिए हमारा अब 14th नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, इन एन एचवीडीसी लिंक पावर फ्लोज। अब देखिए आपने ध्यान से देखा होगा पावर कहां से कहां फ्लो होता है, रेक्टिफायर से इन्वर्टर की ओर फ्लो होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा गया फ्रॉम रेक्टिफायर टू इन्वर्टर और फ्रॉम इन्वर्टर टू रेक्टिफायर। देखिए यहाँ पर दो ही ऑप्शन है ना, तो हमें क्या लिखना चाहिए, फ्रॉम रेक्टिफायर टू इन्वर्टर, है ना। 3-4 ऑप्शन इसमें बनाए जा सकते थे, ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है ना आपके समझने के लिए, ताकि आप इससे सीख सकें, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन जो मैंने फ्रेम किए गए हैं उसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसमें से प्रमुख उद्देश्य यह है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आपको ट्रेनिंग, है ना, जो मॉक ड्रिल तो हो ही, साथ ही साथ आपको क्या है कि थोड़ी नॉलेज भी बढ़े इसको सीख सीख करके, है ना। कुछ फैक्ट मैं बता दूं, इस जो 14 नंबर क्वेश्चन है इससे आपने ये सीख लिया कि पावर फ्लो कहां से कहां होता है भाई, रेक्टिफायर से इन्वर्टर की ओर होगा ही भाई। ट्रांसमिशन करना है तो पहले एसी को डीसी में बदलना पड़ेगा तो रेक्टिफायर लगेगा, और फिर क्या बिजली ट्रांसमिट करके डीसी से एसी में बदलना पड़ेगा तो इन्वर्टर रहेगा। तो भाई ट्रांसमिशन लाइन में बिजली कहां से कहां फ्लो हुआ, पावर कहां से कहां फ्लो हुआ, रेक्टिफायर से इन्वर्टर हुआ कि नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पर ये सही है, ठीक है। जो हमारा लास्ट स्लाइड है बेटा, लास्ट स्लाइड ये है कि द कैपिटल कॉस्ट ऑन एचवीडीसी कन्वर्टर इज, यस ये बात सही है, मैं अभी आपसे बोल तो रहा था कि जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है, द कैपिटल कॉस्ट है ना वो एचवीडीसी में ज्यादा होता है, इसलिए क्या है कि उसको कम दूरी की और कम मात्रा में पावर अगर ट्रांसमिशन करना है तो उसको प्रीफर नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ये सही है कि मोर देन एसी सबस्टेशन, एसी सबस्टेशन से बहुत ज्यादा खर्चीला होता है आपका, खर्चीला कहाँ होता है, बनाते समय क्या होता है आपका डीसी होता है एसी की अपेक्षा। इसलिए क्या है कि उसको कम दूरी का अगर ट्रांसमिशन करना है, कम मात्रा में करना है, तो उसको प्रीफर हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। लास्ट क्वेश्चन आपका इस हमारे पार्ट 3 का पीएसओपी एमसीक्यू, जो हमने आरजीबी 5th सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों का जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है उनको ध्यान में रख करके जो बनाया है हमने 6 पार्ट में जो एमसीक्यू बना रहे हैं, उसका जो 3rd पार्ट जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं
इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है, टोटल 16 क्वेश्चन है, जिसमें से हम 16वां क्वेश्चन देख रहे हैं। बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा, है ना। और आप क्या है कि पूरे पार्ट को कई बार देखिए, है ना। अगर आपको फायदा लग रहा है कि नहीं, आपको कुछ इससे फायदा हो रहा है, मैं तो रिकमेंड करूंगा, भाई टीचर हूँ, नहीं आपको फायदा होगा। इतना कम समय में आपको कहाँ से इतने सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। यहाँ तक कि आप अगर इस भरोसे हैं कि नहीं, आपका जब एग्जाम होगा तो आपके MCQs जो है ना गूगल पे सर्च करने से मिलेंगे, तो ये भ्रम है आपका। ये सब क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। सब क्वेश्चन क्या है, टीचर्स ना खुद से फ्रेम करते हैं या बुक से उठाते हैं, उतना आपसे मिलेगा नहीं। इसलिए बेहतर तो ये होगा कि एक बार क्या है कि आप ध्यान से पूरा सुन लीजिए, है ना। और सुनने से तो भाई आपका नुकसान तो होना है नहीं, फायदा है ही। आपको लग रहा है इतने बड़े भाई बीजी व्यस्त व्यक्ति हैं कि भाई समय ही नहीं है। समय तो रहता ही है, बच्चों के बाद बच्चों का काम ही क्या है, पढ़ाई करना है। मेन ड्यूटी पढ़ाई करनी है ना। तो समय तो आपके पास है ही, आप सीख लेंगे तो एग्जाम भी अच्छा जाएगा। उसके बाद आपको सब नॉलेज अगर आपके पास रहेगा तो आपसे बता, तो आपके है कि अगर इनकेस अगर आप प्लेसमेंट में अपीयर होते हैं तो इंटरव्यू में कई बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई कोरोना लॉस कहाँ ज्यादा होता है, AC में कि DC में। हमने इस सब्जेक्ट में इसकी चर्चा की थी। तो आप कह सकते हैं कि नहीं, कोरोना लॉस क्या F+25 के प्रोपोर्शनल होता है। चूंकि AC का फ्रीक्वेंसी 50 होता है, तो AC में कोरोना लॉस 75 के समानुपाती होता है। DC का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, तो DC में कोरोना लॉस 25 के समानुपाती होता है। इस तरह से क्या है कि AC में कोरोना लॉस चूंकि 75 के समानुपाती होता है, DC के 25 के बनिस्पत बजाय, इसलिए AC में कोरोना लॉस क्या होता है, ज्यादा होता है। आप उनको कह सकते हैं, है ना। तो आपके आंसर से जरूर सेटिस्फाइड होंगे, है ना। तो नॉलेज का भाई कभी महत्व है। नॉलेज का तो क्या है कि जब से आपने सीखा तब से लेकर के और लास्ट तक, जब तक सांसें चलती है ना, तब तक महत्व रहता है। सिर्फ एग्जाम पास करने तक उसका महत्व नहीं रहता है ना। इसलिए भाई नॉलेज के लिए तो सीखना ही चाहिए। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि DC लाइन कैरीज, है ना, DC लाइन कैरीज, ठीक है ना, मोर पावर देन AC लाइन। हम बोल तो रहे हैं आपसे पहले तब से, क्या करता है DC लाइन जो है ना आपका, उसी के बराबर अगर AC लाइन है उतना ही क्या है कि बराबर कहने का सेंस यहाँ पर क्या है कि जितना मोटा आपका AC है उतना ही मोटा DC लगाएं, है ना। उसी मटेरियल का उतने ही उसके इक्विवेलेंट, है ना, एक इक्विवेलेंट ट्रांसमिशन लाइन अगर हम की बात करें तो जितना उस ट्रांसमिशन लाइन से AC पावर भेजा जा सकता है उतना DC नहीं भेजा जा सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है, सही है। बाकी क्या ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है ना। ओके बेटा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको वीडियो से फायदा हो रहा है, आपके लिए उपयोग का है, अच्छा मैं तो बोलूंगा उपयोग का है, आपको जरूर देखना चाहिए। तो इस वीडियो को क्या है कि बेटा आप अपने दोस्तों में, है ना, जो RGPV के बहुत सारे जो अपने पॉलिटेक्निक कॉलेजेज हैं उनमें जो 5th सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं, है ना, उनको आप इसको भेजिए, है ना। और एक और बात, ऐसे में बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, ये तो 5th सेमेस्टर की बात है। इसके बाद से मैं SSC JEE के बहुत सारे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो वो सब वीडियो भी आप तक पहुंचे, ठीक है। तो मैं बोलूंगा अगर आपको लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ओके बेटा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, हम नेक्स्ट पार्ट, ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं। ओके ओके बेटा, टेक केयर, बाय।